हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत वेलकम करता हूं। बेटा आ जाओ जल्दी से, एक बार सभी लोग जल्दी से लिंक को लाइक और शेयर कर दें, जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास करें ताकि आज के सेशन को एक बेहतरीन आगाज किया जा सके। और हमें उम्मीद है कि पीछे वाला जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्वानुमान, और पूर्वानुमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, पहले से अनुमान लगाना। तो पूर्वानुमान वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा तो आपने उस चैप्टर की महत्ता को समझा, आपने जाना कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हमारे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में। उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए आगे एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन और आर्गुमेंट मीन्स होता है हमारा तर्क, कथन एवं तर्क। अब फिर वही चीज यहाँ हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स की। तो आर्गुमेंट, अब कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि भारत देश में, अगर आप भारत देश में पैदा हुए हैं तो भारत देश में जन्मा कोई भी छात्र तर्क जानता हो चाहे ना जानता हो, आर्गुमेंट जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन उसे कुतर्क करना भली भांति आता है। तो आइए आपके कुतर्क की दिशा तर्क की ओर मोड़ते हुए आज के सेशन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ बेटा, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि अपने सेशन को हम लोग बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर सकें। तो आज के सेशन में हम लोगों के टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क। अब जरा यहाँ समझो भैया, ये कथन एवं तर्क होता क्या है, थोड़ा सा ABCD जानते हैं इसकी। कथन एवं तर्क, तो इसके अंतर्गत हमको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है। स्टेटमेंट एक हमें लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और नीचे हमें दो आर्गुमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे। आर्गुमेंट्स हमें दो लिखे हुए मिलते हैं, आर्गुमेंट नंबर फर्स्ट और आर्गुमेंट नंबर सेकंड। नियम और तरीके वही, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए, स्टेटमेंट को 100% सत्य मानते हुए केवल इतना पता करना होता है कि इनमें से कौन सा आर्गुमेंट हम लोगों का स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। देखो STRONG, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और कौन सा हमारा वीक आर्गुमेंट है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सा है, मजबूत या प्रबल तर्क कौन सा है, और वीक तर्क कौन सा है, ये हमें पता करना होता है। देखो तर्क में सामान्यतः सही या गलत नहीं होता है, उसमें या तो वीक आर्गुमेंट्स होता है या तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। अब पहला सवाल यही पैदा होता है कि ये स्टेटमेंट क्या है। देखो इन शब्दों का मीनिंग समझते हैं। पहला मन में यही डाउट आता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, किसे कहते हैं स्टेटमेंट। मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में कही गई कोई भी बात हमारी स्टेटमेंट कहलाती है। एनीबॉडी, कुछ भी आपने बोल दिया, आप इस लाइट के बारे में बोल दो, इस फैन के बारे में बोल दो, हमारे बारे में कुछ भी आप वक्तव्य रख दें तो बस वही हमारा क्या हो जाता है, स्टेटमेंट। अब नंबर आता है आर्गुमेंट्स। तो देखें आर्गुमेंट के बारे में भी हमने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है या तो वीक आर्गुमेंट। अब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या है, तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हमारा वो आर्गुमेंट होता है, जरा ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हमारा वो आर्गुमेंट होता है जो किसी तथ्य पर, सच्चाई पर या आंकड़ों पर, यानी जो रियलिटी पर आधारित हो, जो किसी फैक्ट पर आधारित हो, किसी सच्चाई पर आधारित हो, वो तर्क हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स की श्रेणी में आता है। और ऐसा तर्क जो धारणा या कल्पना पर, मतलब जस्ट इमेजिन, हमने बस मान लिया है, तो ऐसा तर्क हमारा वीक आर्गुमेंट्स होता है। वीक आर्गुमेंट्स धारणा या कल्पना पर आधारित होता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसी तथ्य पर, सच्चाई पर या आंकड़ों पर आधारित होता है। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से, समझ में आया हाँ या नहीं? अगर क्लियर है तो बेटा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी से। ये तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट्स क्या होता है, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ये बातें हम लोगों ने जान ली। अब
कैसे हम निर्धारित करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि कोई स्टेटमेंट हमारा, कोई आर्गुमेंट हमारा स्ट्रांग है या वीक। तो देखो यहाँ पर हमने आपसे पहले ही कहा था बेटा, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसके कुछ सवाल आपकी बुद्धि पर, आपकी सोच पर आधारित होते हैं। हालांकि कुछ आपको डायरेक्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कुछ बेसिक से नियम हैं जिनका पालन करके हम अपने परीक्षा में पूछे हुए सवालों का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए, एक बार शेयर वाला बटन जरूर ठोक दो बेटा, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास का आनंद ले सकें। आई होप आप सब तो एंजॉय कर ही रहे हैं। तो आइए, और जैसा कि अभी आपको पता ही होगा कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में थोड़ा गर्मा गर्म बातें करते हैं, थोड़ी राजनीति से रिलेटेड भी रहेंगी यहाँ पर। आइए जल्दी से यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और स्टेटमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये आपने जान लिया। अब इनको जानने के कुछ बेसिक से रूल होते हैं, उन नियमों को जरा ध्यान दो बेटा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और मैं इनके बारे में आपको बता सकूं कि हमारा यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होते हैं, और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होता है, या वीक आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। बोलो जल्दी से, थम्स अप कर दो हमको, यस। आ जाओ जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं बेटा, देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स की। आपको प्रश्न में दिए गए कथन और तर्कों पर विचार करते हुए यह निर्णय करना होता है कि दिए गए कथन के पक्ष या विपक्ष में, देखो आपको दो आर्गुमेंट मिलेंगे। एक आपके स्टेटमेंट के फेवर में कह रहा होगा, और एक आप उसके एंटी, उसके विरोध में कह रहा होगा। पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क प्रबल है, ठोस है, इसका पता लगाना होता है। अब देखो, इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न तथ्यों को याद रखना आवश्यक है। चलो भैया, अब यहां से रूल्स की शुरुआत होती है। यदि दिया गया तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित हो, यानी हमारा जो आर्गुमेंट दिया है उसे कथन से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, यानी जो आपको आर्गुमेंट आप दे रहे हैं वो कथन से डायरेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भैया एक बात बताओ आकाश, तुम अभी क्लास को ज्वाइन करने में लेट कैसे हुए। अब आप कहने लगे हमको कि सर मैं आ रहा था, मेरे यहाँ नेट की समस्या हो गई थी, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो ये आपका डायरेक्ट कथन से रिलेटेड है। अब आपने बताया मैं सर सुबह जल्दी सोकर नहीं जागा था, या मैं सुबह जल्दी सोकर उठ गया था, तो भैया ये कथन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ इस समय प्रेजेंट में आप यहाँ क्लास में ज्वाइन करने में इतना लेट क्यों हुए, और आप बता रहे हो हमको सुबह की कहानी। तो ऐसा तर्क वीक आर्गुमेंट्स हो जाता है। क्लियर? आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट दूसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड नंबर देखो, यदि दिया गया तर्क सलाह या निदान से संबंधित हो और कथन से सीधा संबंध रखता है, तो वह तर्क प्रबल होता है। देखो, यदि जो तर्क आप दे रहे हो वो किसी समस्या के समाधान के बारे में बता रहा है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है, और स्टेटमेंट से डायरेक्ट रूप में संबंधित है, तो इसका मतलब है ऐसा तर्क हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होता है, प्रबल तर्क होता है। क्लियर? आ जाओ जल्दी से, सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला देखो, प्रबल तर्क। देखो, प्रबल तर्क प्रश्न सूचक नहीं होते हैं। प्रबल तर्क प्रश्न सूचक नहीं होते हैं, यानी कि तर्क में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहूं कि बेटा क्या आज का क्लास ऑफ कर दिया जाए। अब आपने कहा हाँ, और अगले ही पल आपने हमसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया, हाँ क्यों नहीं सर। अब ये क्यों नहीं का मतलब क्या होता है? क्यों नहीं का मतलब ये होता है कि आपको कुछ पता था नहीं है, आप उल्टा हम ही से पूछ रहे हैं कि सर आपका दिल करे तो कर दीजिए, ना करे तो ना करिए। यानी जो आपका तर्क रहे, आप किसी भी चीज के चाहे पक्ष में बोल रहे हो चाहे विपक्ष में बोल रहे हो, हमेशा कभी भी प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। याद रहेगा ना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ क्या कल हम लोग अगला क्लास आप कंक्लूजन का लेकर आए, तो आप कहेंगे हाँ सर, क्यों नहीं।
तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि आप खुद ही कंफ्यूज हैं, आपका तर्क वीक हो गया। तो याद रखें, जो भी आप कंक्लूजन या जो भी आप यहाँ पर आर्गुमेंट दें वो स्ट्रांगली दें, मतलब आपका प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखें, प्रबल तर्क वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित स्पष्ट, जबकि निर्बल तर्क अतथ्य विहीन और अस्पष्ट होते हैं। हमने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या होता है, ऐसा आर्गुमेंट जो किसी फैक्ट पर, सच्चाई पर या आंकड़ों पर आधारित हो, मतलब जो रियलिटी पर आधारित हो, ऐसे तर्क हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, पांचवा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रबल तर्क सामाजिक, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान दो, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी एवं अन्य विचारों के अनुरूप होते हैं। अब देखो, जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो हमेशा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी एवं अन्य विचारों के अनुरूप होते हैं। मतलब अगर तर्क में कही गई ऐसी कोई भी बात जो वर्तमान में, इस समय करंट में, वर्तमान में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से असत्य है, कानूनी रूप से गलत है, तो उसके फेवर में हम कोई भी तर्क दे दें वो तर्क हमारा वीक होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा देखो, जनहित या राष्ट्रहित, चलो जल्दी से देखो, जनहित या राष्ट्रहित में तर्क सदैव प्रबल होता है। देखो, जो आप अपने नेशन के पक्ष में तर्क देते हैं वो हमेशा स्ट्रांग माना जाता है, या जिससे ढेर सारे लोगों की भलाई होती हो, ऐसा तर्क हमेशा स्ट्रांग होता है। कई बार आप मुद्दे उठाते हैं ना कि सर हमारे यहाँ झोपड़ी में इतने गरीब लोग रहते हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं है, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनके लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। तो ये तर्क जो है, या वहाँ पर बीमारी फैल रही है, सर मौसम बदल रहा है, इस मौसम में वहाँ पे दवा का छिड़काव किया जाए, और वहाँ रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकें या अस्पताल की फीस का भुगतान कर सकें। तो ऐसे तर्क हमेशा स्ट्रांग होते हैं जो जनहित के पक्ष में हो या राष्ट्रवाद के हित में हो। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रांग होता है। प्रबल तर्क कभी भी तुलनात्मक नहीं होते हैं, ऐसे तर्क में प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलो भैया, जो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो ज्यों का त्यों जो स्टेटमेंट में कहा गया है वही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पॉइंट नंबर 8, ऐसे तर्क जिसमें एकमात्र केवल सिर्फ आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो। देखो भैया, कल भी मैंने आपको बताया था एजम्पशन का रूल यहाँ रिपीट हो रहा है। अगर सर्वोत्तम, निश्चित, केवल, एकमात्र, यही, इकलौता, ऐसे शब्द का अगर तर्क में प्रयोग होता है तो आप समझ जाइए कि ऐसा तर्क वीक होता है, वीक आर्गुमेंट्स की श्रेणी में आता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आ जाओ जल्दी से 9th पॉइंट, वह तर्क जो किसी व्यक्ति का मंतव्य मात्र हो, चाहे वह व्यक्ति कितना भी महान और श्रेष्ठ क्यों ना हो, निर्बल तर्क होते हैं। अब देखो, जैसे हमने कहा कि बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, ऐसा अगर आप कोई तर्क देते, नहीं नहीं बुजुर्गों ने ऐसा कहा है और ऐसा होना चाहिए, या हमारी संस्कृति हमेशा ऐसा कहती है, तो ऐसा तर्क हमेशा वीक होता है भैया, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे हम कहें कि नहीं 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 हमारे क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा था तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे तर्क वीक तर्क की श्रेणी में आते हैं। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा, यदि दिया गया तर्क, देखो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10th देखो, यदि दिया गया तर्क किसी दूसरे की नकल है तो वह कभी भी मान्य नहीं होगा। देखो, दिया गया तर्क किसी दूसरे की कॉपी है, नकल है, तो वो कभी भी मान्य नहीं होगा। मतलब कैसे, जैसे अगर अपने देश में कोई समस्या आती है और हमने तर्क दे दिया, नहीं 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 1965 में अमेरिका ने इस समस्या में ऐसा कदम उठाया था, तो ऐसा तर्क हमारा वीक हो जाता है। कैसे, किसी की नकल के आधार पर दिया गया तर्क हमेशा वीक होता है। देखो, 1965 में अमेरिका ने इस समस्या के लिए ऐसा कदम उठाया था, तो ठीक है,
उस समय अमेरिका ने उठाया था, उस समय की टेक्नोलॉजी और परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज आज की डेट में अगर मैं ऐसा कदम उठाऊं केवल इस आधार पर कि नहीं नहीं अमेरिका ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे, तो भैया आज के समय में वो उतना प्रबल तर्क नहीं होता है, वो वीक आर्गुमेंट्स की श्रेणी में आता है। याद रहेगा ना कि भूतकाल में किसी व्यक्ति के कार्यों के आधार पर दिया गया तर्क हमेशा वीक होता है या किसी की नकल वीक होती है। अच्छा चलो, निर्बल तर्क तुलनात्मक, द्विअर्थी, अस्पष्ट और कल्पना पर आधारित होते हैं। देखो लिखा है ना, जो वीक आर्गुमेंट्स होता है वो तुलनात्मक होता है, द्विअर्थी मतलब मीनिंग क्लियर नहीं होती है कई बार उसकी, अस्पष्ट या कल्पना पर आधारित होते हैं। तो आई होप आप सबको इतनी बातें भली भांति समझ में आई होंगी। ये कुछ सिंपल से तरीके थे और मैंने आपसे कहा था बेटा मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने सेशन को बेहतरीन तरीके से और जब भी आपको वक्त मिले तो आप एक बार इन सारे पॉइंट्स को अपने मन से रिपीट कर सकें और इनका मीनिंग आप भली भांति समझ सकें। और अगर किसी पॉइंट की आपको मीनिंग या अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं जरूर से आपके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो। एजुकेशन वर्ल्ड परिवार में आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। आप जुड़े रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। आ जाओ जल्दी से शुरुआत करते हैं भाई अब आज के सेशन के पहले सवाल से। चलो जल्दी से यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक आपके लिए कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। और इंस्ट्रक्शन क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है। चलो भैया यहाँ देखो लिखा है, अपना आंसर ए दे दीजिए यदि केवल तर्क 1 स्ट्रॉन्ग है, अपना आंसर बी दे दो यदि केवल सेकंड स्ट्रॉन्ग है, अपना आंसर सी दे दो ना तो पहला और ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग है, अपना आंसर डी दे दो यदि पहला और दूसरा दोनों प्रबल हैं। ठीक क्लियर। आंसर ए यदि पहला स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक, आंसर बी यदि सेकंड स्ट्रॉन्ग है लेकिन पहला वीक, आंसर सी पहला और दूसरा दोनों ही तर्क आपके प्रबल नहीं है, दोनों ही वीक हैं तो आंसर सी, और डी में दोनों ही प्रबल हैं तो आंसर डी। क्लियर। आ जाओ जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलो जल्दी से देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। स्टेटमेंट दिल से पढ़ो और आंसर दे दो अपनी बुद्धि से। बेटा स्टेटमेंट को दिल से पढ़िए, आंसर दीजिए अपनी बुद्धि से। चलो देखें पहला वाला इसके फेवर में कह रहा है, पहला वाला देखें, पहला वाला इसके फेवर में आपसे क्या कह रहा है जल्दी समझो। पहला वाला कह रहा है हाँ पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्यों? यह बहुत महंगा होता है, मांसाहारी भोजन बहुत महंगा होता है, इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर रहता है। ईमानदारी से बताओ क्या ये वाला जो तर्क है क्या वो सच्चाई के अनुरूप है? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्तमान में सच्चाई के अनुरूप नहीं है कि मांसाहारी भोजन बहुत कॉस्टली होता हो, बहुत महंगा होता हो। आपके लिए लगभग शाकाहारी मांसाहारी के में बहुत डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। तो इसका मतलब है पहला वाला तर्क हमारा वीक हो जाएगा। पहला वाला तर्क क्या हो गया? वीक। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई के अनुरूप नहीं है। इतनी बात क्लियर है ना? आ जाओ जल्दी से। नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अच्छा चलो यहां जरा ध्यान दो भाई, दूसरा वाला तर्क नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अच्छा भैया प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र का मतलब यही होता है कि आप जो खाना चाहते हैं वो चीज आप खा सकते हैं, आप पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं हो। तो हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब देखो यहाँ बात हो रही है मांसाहारी भोजन की और यहाँ कह रहा है किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना
चाहिए। तो अब देखो ये कथन से ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ मांसाहारी पर प्रतिबंध की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है नहीं नहीं, हम लोग प्रजातांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ पर किसी भी चीज का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ चीजें प्रतिबंध में होती हैं, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, बी। यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वीक है, आंसर सी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां देखो भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ। यहां स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए। अब चलो पहला यहां पर हमारा तर्क क्या कह रहा है, हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है। क्योंकि इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में, यानी उनकी तरक्की में, उनके विकास में किया जा सकता है। देखें, गरीबों के उन्नयन में इसका विकास किया जा सकता, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ भाई, जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर जो खर्च करती है उससे गरीबों के विकास का कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर सरकार को अगर गरीबों के विकास पर खर्च करना है तो और भी दूसरा धन उनके पास होता है। तो पहला वाला तो हमारा यहाँ पर वीक हो जाएगा। अभी दूसरा वाला देखो, नहीं कह रहा है नहीं नहीं, बिल्कुल पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, धन खर्च बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अगर उस प्रतिभा को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उन्हें प्रोत्साहन नहीं देंगे, उन्हें सुविधाएं नहीं देंगे, तो पक्का है कि उनके अंदर कुंठा आ जाएगी, वो निराश हो जाएंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। जब तक सरकार उनके लिए अगर धन की व्यवस्था नहीं करेगी तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, पूरी दुनिया उन्हें कैसे जानेगी? तो इसमें दूसरा वाला तर्क हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। चलो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पहला वाला वीक है लेकिन दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए? जानते हैं ना दीपावली पर आप ढेर सारे पटाखे फोड़ते हैं जिससे बहुत प्रदूषण होता है। चलो अब लिखा है कि आप भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। चलो जल्दी से देखो, नहीं, यह हजारों श्रमिकों के रोजगार रहित कर देगा। दूसरा कह रहा है हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर हमारा कौन सा तर्क स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा। चलो जल्दी से देखें, सोचें और समझकर बताओ बेटा, क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर कथन कह रहा है क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब पहला उसके पक्ष में तर्क कह रहा है यस, पहला उसके पक्ष में कह रहा है नो, बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए। देखो जल्दी से, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है नहीं 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 लगाना चाहिए, यह हजारों श्रमिकों के रोजगार रहित कर देगा। पहला वाला तर्क बिल्कुल स्ट्रांग है। हमने कहा था ना, अगर जनहित की कोई बात हो, तर्क में जनहित की कोई बात हो रही जिससे एक समाज विकास का निर्माण हो रहा हो, ये एक समाज के विशेष वर्ग को फायदा हो रहा हो, तो ऐसा तर्क हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। चलो पहला वाला तो स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरा वाला हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हालांकि थोड़े स्तर पर हो सकता है कि ऐसा होता हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वो बाल श्रमिकों का प्रयोग करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, नहीं। दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला वाला स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला वीक है। बोलो हाँ, क्लियर है ना? तो जल्दी जल्दी बोलते चलो भैया, अगर क्लियर है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले हमें। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, जरा ध्यान से देखो। क्या भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अपेक्षाकृत छोटे बैंकों को अधिकार में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? चलो भैया देखो, खतरनाक सवाल आ गया आपके सामने।
क्या भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अपेक्षाकृत छोटे बैंकों को अधिकार में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? चलो जल्दी से देखो तर्क यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला वाला तर्क कह रहा है हाँ बिल्कुल ले लेना चाहिए, इससे बैंकों में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। नहीं, इन बैंकों के बहुत से कर्मचारी अपनी नौकरी खो बैठेंगे क्योंकि विलय के बाद बहुत सी शाखाएं और कर्मचारी अतिरिक्त हो जाएंगे। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ हमको कि क्या सही आंसर होगा। बताइए भैया क्या सही आंसर है। चलो जल्दी देखो और देखकर बताओ कि क्या करेक्ट आंसर है। जल्दी बताओ भैया। यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखो पहला वाला तर्क हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन जानो। देखो आजकल जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है दूसरे देशों के साथ, जो अपने यहाँ की प्रतिस्पर्धा चल रही है आर्थिक रूप में, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इससे बैंकों के वैश्वीकरण, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल एकदम पहला वाला तर्क हमारा स्ट्रांग है कि वो प्रतिस्पर्धा करने में लाभदायक होंगे, उन्हें कई संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे जो कि अभी उन्हें उतने उपलब्ध नहीं है। दूसरा वाला तर्क कह रहा है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल विलय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से कर्मचारी अपनी नौकरी खो बैठेंगे, क्योंकि विलय के बाद बहुत सी शाखाएं और कर्मचारी अतिरिक्त हो जाएंगे। एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी सच्चाई के अनुरूप है, दूसरा वाला भी स्ट्रांग है। यहाँ समझो भैया, कोई जरूरी नहीं है कि पहला वाला वीक हो गया तो सेकंड वाला आपका स्ट्रांग ही हो। नहीं, ऐसा भी होता है कि दोनों के दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये पक्का है। जब विलय होगा तो पक्का है कि कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि फिर उनकी उतनी आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, तो इसका मतलब है दोनों ही तर्क हमारे स्ट्रांग है। पहली तो विलय कर लेंगे तो वो प्रतिस्पर्धा करने लायक हो जाएंगे। जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा चल रही है वो ज़्यादा से अच्छी अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे अपने कस्टमर को और वो तेजी से विकास करेंगे। लेकिन अब विलय करने पर बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। दोनों ही स्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। क्या भारत को लौह अयस्क के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अब देखो तर्क क्या कह रहा है। नहीं नहीं, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों? भारत लौह अयस्क के निर्यात से यथेष्ट मात्रा में, चलो यथेष्ट मतलब एक निश्चित मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अरे भैया पहली बात तो सही है, विदेशी मुद्रा की बहुत जरूरत होती है। आप समझ रहे होंगे इस बात को, जान भी रहे होंगे कि इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। तो विदेशी मुद्रा यहाँ पर बहुत आवश्यक है। ठीक, अब चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ पर तो हमारा पहला वाला तो बहुत जरूरी है, विदेशी मुद्रा आवश्यक है, तो पहला वाला तो हो गया स्ट्रॉन्ग। चलो क्लियर ये। अब दूसरा वाला नहीं कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, अब पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बल्कि नौकरियों के ज़्यादा अवसर पैदा करने के लिए स्टील बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाना चाहिए। देखो लोहे अयस्क का प्रयोग स्टील प्लांट में भी किया जाता है अच्छी स्टील बनाने के लिए। तो भैया यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही बढ़िया हैं।
तो दोनों उसके पक्ष में है, आंसर हो जाएगा डी, पहला और दूसरा दोनों स्ट्रांग है। देखो स्टील के ज़्यादा प्लांट लगाए जाना चाहिए ताकि वो जो निर्यात कर रहे हैं वो अपने यहाँ भी हो, उसका भली भांति प्रयोग। दूसरा, निर्यात से यथेष्ट मात्रा में विदेशी मुद्रा भी की भी तो जरूरत है। तो दोनों ही यहाँ पर स्ट्रांग हैं, कोई वीक नहीं है। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला वाला देखो। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए? अब देखो पहला वाला तर्क इसके पक्ष में क्या कह रहा है, कह रहा है नहीं, इससे सरकार को बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण कमी करने में सहायता मिलेगी। और दूसरा कह रहा है हाँ, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों में अपना हिस्सा सरकार को निरंतरता के आधार पर संसाधन उपलब्ध करेंगे। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ। चलो जल्दी से बताओ भाई यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ समझो पहला वाला यहाँ पर नहीं, इससे सरकार को देखें, यहाँ पर इससे सरकार को बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे में महत्वपूर्ण कमी करने में सहायता मिलेगी। एक बात बताइए जरा, यहाँ थोड़ा सा सोच कर देखो, सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा उपक्रम जो लॉस में नहीं चल रहा है, जो फायदे में चल रहा है, आप उसे निजी कंपनियों को बेच दे रहे हैं, तो आज तो थोड़े समय के लिए आप राजकोषीय घाटे पर कुछ कंट्रोल कर लेंगे, एक बार बेचकर आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको जो सार्वजनिक उपक्रम से लाभ हो रहा था, वो सारा लाभ, वो सारा धन आना बंद हो जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं आप गलत कार्य कर रहे हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा, बीक, पहला वाला हमारा क्या हो गया है, बीक। देखें भाई, ये पहला क्या हो जाएगा, बीक। ठीक, राजकोषीय घाटे को कुछ समय के लिए तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों को बेचने लगेंगे और बेचते ही रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सभी बेच चुके होंगे। तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये जरा देखें। दूसरा कह रहा है हाँ, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों में अपना हिस्सा सरकार को निरंतरता के आधार पर संसाधन उत्पन्न करेंगे। दूसरा वाला हमारा तर्क यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो देखें यहाँ पर सेकंड वाला तर्क हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भैया, मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्या प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? चलो हाँ, इससे भारतीय विद्यार्थियों को देश छोड़े बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चलो अब देखो, पहला वाला तो यहाँ पर स्ट्रांग है, बिल्कुल नहीं, इससे इन संस्थाओं के बीच अस्वस्थ किस्म की प्रतियोगिता होने लगेगी, जिससे अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। नहीं, देखो यहाँ पर पहला वाला स्ट्रांग रहेगा, ठीक, क्योंकि देखें यहाँ पर छात्रों को सुविधाएं मिलने लगेंगी, ये बात सही है, लेकिन इनके बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और ऐसा कुछ, ये दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, वीक। ठीक, यहाँ पर जिससे अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, नहीं, अव्यवस्था कोई पैदा नहीं होगी। अगर विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ खुल रहे हैं तो यहाँ के छात्रों के हित में होगा, उन्हें विदेश जाकर यात्रा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो यहीं पर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था फैल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो, अभी भी आज के समय में प्राइवेट और निजी दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो फिर ऐसी कोई भी, वो आएंगे तो भी अपना कार्य करेंगे, लेकिन उससे किसी दूसरे का कोई अहित नहीं होगा। चलो भैया, यहाँ देखो, ये तो हमारा क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्या भारत में कक्षा 8 की अंतिम परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों के लिए एक सामान्य परीक्षा होनी चाहिए? चलो देखो, बिल्कुल सही है। अब ऐसा कह रहा है कि भारत में कक्षा 8 में, देखो ये 8th लिखा है, अंतिम परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों की एक सामान्य परीक्षा होनी चाहिए। कह रहा है क्या, हाँ, इससे पूरे देश में कक्षा 12
अरे हाँ सॉरी, 12th लिखा था, मैं 8th पढ़ रहा था, गलत पढ़ रहा था। ये 12th है बेटा। x का मतलब 10 होता है और b का मतलब होता है 5। चलो अच्छा, यहाँ देखो, हाँ इससे पूरे देश में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का स्तर समान हो जाएगा। देखो, एक सी परीक्षा होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। पहला वाला तर्क स्ट्रॉन्ग नहीं, इससे सारे देश में फैले छात्रों की इतनी विशाल संस्था के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित कराना अव्यवहारिक है। बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला और दूसरा दोनों स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी। देखो, इससे पूरे देश की कक्षा 12 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का स्तर समान हो जाएगा। बिल्कुल सही, पहली बात। दूसरा, लेकिन इतना अव्यवहारिक है कि पूरी देश में इतने छात्र होंगे कि एक साथ उनका एक साथ परीक्षा कराना उतना संभव नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ दोनों ही तर्क हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, 1 और 2। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्या सभी परा स्नातक कोर्स के लिए शिक्षण शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए? चलो भैया, हाँ, यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी ना। बिल्कुल गलत है, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरा कह रहा है नहीं, यह प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर रहने को बाध्य करेगा। बिल्कुल, यहाँ दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग बट पहला वाला बी। देखो, गंभीरता का बोध, परास्नातक उस समय व्यक्ति का बुद्धि का विकास पूर्ण तरीके से एक तरीके से हो चुका होता है। तो परास्नातक या उससे ऊपर की परीक्षाओं में जो व्यक्ति पढ़ रहे होते हैं उन्हें अपनी गंभीरता का एहसास होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गुणवत्ता बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फीस बढ़ा देते हैं तो इससे गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जो प्रतिभाशाली गरीब छात्र हैं उन्हें जरूर फिर इससे क्या कहते हैं, ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा, दूर रहने को बाध्य करेगा। बिल्कुल सही है। आइए जल्दी से आज के सेशन का अंतिम वाला सवाल, क्या निजी कंपनियों को भारत में यात्री रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? अब देखो भैया, ये तो करंट का सवाल आ गया आपका, है ना। कह रहा है हाँ, यह भारतीय रेलवे की सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा और उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, नहीं, निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्र में प्रचलन के लिए राजी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल यहाँ देखो, पहला वाला यहाँ पर हमारा क्या होगा, तर्क क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, पहली बात। अब देखें, निजी कंपनियां, यहाँ दूसरा वाला भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, पहला और दूसरा दोनों स्ट्रॉन्ग है। देखो, जो गैर मुनाफे वाला क्षेत्र है वहाँ पर निजी कंपनियां अपना उत्पादन नहीं करती हैं, अपना संसाधन बर्बाद नहीं करती। निजी कंपनियां अपने लाभ के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, ये तो पक्का है कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा दोनों स्ट्रॉन्ग है। आई होप आज के सेशन का आप सबने भरपूर मजा लिया होगा और आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। जुड़े रहिए हमसे अपने एजुकेशन परिवार के साथ। मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ नए बेहतरीन से ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।